बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर को शुरू किया था। काफी कुछ हमने थोड़ा सा इसमें पढ़ लिया था, थोड़ा सा उसको रिपीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि आपके पास फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की दो सब ब्रांचेस होती है। पहली ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें आप चार्जेस को रेस्ट की हालत में पढ़ते हैं। जबकि दूसरी ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आप चार्जेस को उस वक्त पढ़ते हैं जब वो मोशन में होता है। इस चैप्टर का नाम चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, लिहाजा इसमें हम ये वाली ब्रांच पढ़ रहे हैं जी। यानी इस चैप्टर में आप चार्जेस को एट रेस्ट पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर में आप जब चार्जेस को पढ़ेंगे तो आपको वो रुके हुए हालत में नजर आएंगे, ये पढ़ना है। फिर हमने बात करी चार्जेस क्या होते हैं। मैंने आपको बताया चार्जेस क्या है जी, एक प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी आ जाए तो फिर वो अपने ही जैसे दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देता है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि दो बॉल्स हैं ए और बी। इस वक्त इसमें ये चार्ज नाम की प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपल नहीं करेंगे। अब आपने इसमें भी ये प्रॉपर्टी डाल दी, इसमें भी ये प्रॉपर्टी डाल दी, तो अब ये दूसरे को एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देते हैं। सो इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट। एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने ही जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग होगी, वो मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं। एक चार्ज को हम कहते हैं पॉजिटिव, एक को हम कहते हैं नेगेटिव। अगर दोनों सेम चार्जेस आप रखते हैं तो आपको जो फोर्स मिलेगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी, और अगर आप अपोजिट चार्जेस सामने रखें तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। फिर मैंने आपको ये बताया कि हम चार्जेस को कैसे बनाते हैं, या एक ऑब्जेक्ट में चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे लाते हैं। मैंने आपको एटॉमिक लेवल पे बताया कि आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें या ऐड कर दें। अगर आप एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर मैंने एक लार्जर ऑब्जेक्ट्स को चार्ज बनाने का भी तरीका आपको बताया कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है मेटल से बना हुआ है, तो उस मेटल के अंदर हमारे पास जो है वो लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप एक चार्ज बॉडी लाएंगे तो वो लूज इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे, अटैच कर दें तो वो लूज इलेक्ट्रॉन्स आपके उस ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। तो पहले आपका ऑब्जेक्ट पोलराइज होगा और उसके बाद फिर वो चार्ज ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स आ रही होती है ना, उस फोर्स की। अब तक मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास सपोज करें ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सिमिलर चार्ज हैं, तो इनके दरमियान जो फोर्स आएगी वो होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूं और एक मैं नेगेटिव चार्ज लेता हूं, अपोजिट चार्ज लेता हूं, तो अब इनके दरमियान फोर्स तो जरूर पैदा होगी, फोर्स जरूर मिलेगी, लेकिन अब सॉरी यहाँ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ रिपल्शन है। और जो अब इन दोनों अपोजिट चार्जेस के सामने जो फोर्स आएगी वो होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी, ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली। सो अगर हम सिमिलर चार्जेस को रखते हैं तो इनके दरमियान जो है वो रिपल्सिव फोर्स होती है। ये चार्ज एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं। और अगर हम अपोजिट चार्जेस को ले लें तो फिर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे को करीब लाते हैं। अब इनके दरमियान ये जो फोर्स डिवेलप हो रही है, इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अलग फोर्स है, वो मैं आखिर में इस टॉपिक के आखिर में उसको कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है जी, दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स पैदा होती है, चाहे वो अट्रैक्शन की हो चाहे वो रिपल्शन की हो, उस फोर्स को आप कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये दो किस्म की होगी, या तो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, जिसका मामला मैं आपके साथ ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये फोर्स होती कितनी है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एफ ई से डिनोट करते हैं जी। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में होते हैं, वहां तो कोई दूसरी फोर्स नहीं हो सकती, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकती, तो फिर हम सिंपल एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। वैसे बेहतर ये होगा कि आप एफ के साथ छोटा सा ई लगा दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये तो इसको डिनोट करने का फॉर्मूला है, लेकिन ये होती कितनी है,
व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। इस फोर्स का फॉर्मूला या ये जो फोर्स आपके पास डिवेलप हो रही है बिटवीन टू चार्जेस, ये कितनी होती है, किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। इस चीज को स्टडी किया था एक फ्रेंच फिजिशियस था, चार्ल्स अगस्टन डी कॉलम। कॉलम नाम का, चार्ल्स अगस्टन डी कॉलम, इसका पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टन डी कॉलम। इसने इसको स्टडी किया था फर्स्ट टाइम, और इसने इसको स्टडी करके एक बकायदा लॉ की शक्ल में इसको पेश किया, और उस लॉ को हम कहते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है जी। सो व्हाट इज कूलम्स लॉ? चार्ल्स अगस्टन डी कॉलम का पेश करदा एक लॉ है जिसके मुताबिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो चार्जेस के दरमियान आ रही है, ये इसके बारे में वो आपको बताता है कि ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है और किन किन फैक्टर से डायरेक्टली, किन किन फैक्टर से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तब कॉलम्स लॉ देखते हैं। कॉलम्स लॉ क्या है जी? सपोज करें ये आपके पास एक चार्ज है Q1 और ये आपके पास एक चार्ज है Q2, दोनों चार्ज है, लिहाजा इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। अब अगर दोनों आप सिमिलर चार्जेस ले लें तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये रिपल्सिव हो जाएगी, अगर अपोजिट चार्ज ले लें तो ये अट्रैक्टिव हो जाएगी। कॉलम ये कहता था कि दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रही है ये आपके दोनों चार्जेस से, दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई कर दें, इनका प्रोडक्ट निकाल दें, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप जानते हो कि अगर आप इन दोनों चार्जेस की वैल्यू को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप चार्जेस छोटे ले लें, चार्जेस की वैल्यूज कम हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले किस पे डिपेंड करती है? चार्जेस के प्रोडक्ट पे। जो दो चार्जेस हैं इन दोनों के मल्टीप्लाई, इन दोनों के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होती है? अब ये दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है जिसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं। दो चार्जेस के दरमियान हमने डिस्टेंस कितना लिया हुआ है? आर। तो कूलम क्या कहता था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से। ये है कूलम्स लॉ। लाइक चार्जेस, अभी ये पूरी इसकी स्टेटमेंट पढ़ लो। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर and unlike charges attract each other with a force which is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। उर्दू के अंदर अगर मैं बोलूं तो दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे और दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स के साथ। ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से। ठीक है जी। तो ये हमने दोनों बातें लिख ली। ये आ गया जी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 से, और फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप जानते हैं कि अगर मैं इन चार्जेस की वैल्यू बढ़ा दूंगा फोर्स बढ़ जाएगी। सपोज करें ये Q1 जो है मेरे पास है 5 कॉलम का और Q2 जो है वो मेरे पास है 10 कॉलम का। तो अब ये कुछ भी एक फोर्स बन रही होगी खास, फॉर एग्जाम्पल जो भी है। अगर मैं दोनों चार्जेस बढ़ा दूं, इसको 5 से मैं बढ़ा के कर दूं 15 और 10 से मैं बढ़ा के इसको कर दूं 25, चार्जेस बढ़ा दिए, ये फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। फोर्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो चार्जेस की वैल्यू आप बढ़ाते हो, फोर्स जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर आप डिस्टेंस को कम करेंगे फोर्स बढ़ेगी, यानी इन दोनों चार्जेस को जितना करीब लेके आओगे तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये बिल्कुल वो आपका लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की तरह, याद है ना आपको? आपने फर्स्ट ईयर में न्यूटन का एक लॉ पढ़ा था जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और उस लॉ में क्या था कि जी दो बॉडीज, कोई सी भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ, जिस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। और वो दोनों फोर्स किससे डिपेंड होती है? दोनों मास के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सिमिलर सा लॉ बन रहा है। तो शायद एग्जाम में ये सवाल आए कि शायद ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं है, तो उसका मैं आपको आखिर में जवाब दूंगा। सो ये जी कूलम लॉ, चार्ल्स अगस्टन ने कहा था। एक लिहाज से कह सकते हो कि ये न्यूटन की कॉपी है।
तो चार्ल्स अगस्टिन डी कॉलम क्या कहता था कि अगर हम दो चार्जेस को एक दूसरे के सामने रखें तो इनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाती है। अगर दोनों सिमिलर चार्ज हैं तो वो रिपल्सिव फोर्स होगी, अगर दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों चार्जेस के दरमियान आ रही है, ये दोनों चार्जेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी बड़े चार्जेस लाओगे फोर्स बड़ी होगी, छोटे चार्जेस लाओगे फोर्स छोटी होगी, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर वैल्यू से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर आप डिस्टेंस कम कर देंगे, जाहिर बात उसका स्क्वायर भी कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगी। चार्जेस करीब लाओगे फोर्स बढ़ जाएगी, चार्जेस दूर करोगे फोर्स कम हो जाएगी। ये हो गया जी कूलम्ब लॉ। अब इस कूलम्ब लॉ से हम इक्वेशन बनाते हैं। तो इन दोनों बातों को जरा मिलाएं तो ये हो जाएगा जी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एल्फा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये मैंने दोनों स्टेटमेंट्स को मिला दिया। हम जानते हैं जी कि अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लाएंगे वो के होता है। जो क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हमने अल्फा हटाया, इक्वल का साइन और कांस्टेंट आ गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया जी आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। क्या है जी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी के को दोनों चार्जेस से मल्टीप्लाई करें और आर के स्क्वायर से डिवाइड कर दें। इस फॉर्मूले की मदद से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब व्हाट इज के, ये जो के आया है ये क्या है, यहाँ पे लिखते हैं। के को हम कहते हैं कूलम्ब कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसका नाम क्या है, पहली बात है इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या फिर इसको हम कूलम्ब कांस्टेंट भी कहते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है मीडियम पे, यानी दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेस, मीडियम बिटवीन चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस ने, आपने दोनों चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम भरा हुआ है उस हिसाब से के की वैल्यू होती है। अगर आपके पास ये Q1 है या आपके पास Q2 है, अगर आपने हवा में रखे हुए तो यहाँ दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा जी, मीडियम एयर। तो एयर की के अलग होगा, फिक्स होगा के, लेकिन एयर का। इसी तरह अगर आप इन दोनों चार्जेस के दरमियान पानी रख दें तो फिर अलग के होगा। सॉलिड कोई रख दें, जैसे आयरन आपने रख दिया तो अलग होगा, कॉपर रख दिया तो अलग होगा, वगैरह वगैरह। मीडियम पे डिपेंड करता है। ज्यादातर एग्जाम्पल या ज्यादातर सिनेरियोज में हम कौन सा मीडियम यूज करते हैं, एयर। ज्यादातर सिनेरियो में हम एयर रखते हैं, हम दोनों चार्जेस के दरमियान हवा में रखते हैं जी दोनों चार्जेस को एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। तो क्या हो गया उसके बीच में, हवा। सो हवा में के की वैल्यू हमने पहले से ही कैलकुलेट करके रखी हुई होती है। क्या है जी, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जी इन एयर। अगर दोनों चार्जेस के दरमियान हवा है तो फिर के की वैल्यू कितनी होगी, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कब होगी थी के की वैल्यू, अगर आपने दोनों चार्जेस के दरमियान बीच में हवा भरी हुई। लेकिन बाज औकात हम क्या करते हैं जी, हम दोनों चार्जेस के दरमियान कोई दूसरा मीडियम रख देते हैं, सिलिकॉन रख देते हैं, आयरन रख देते हैं, कॉपर रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं। तो फिर अब के की वैल्यू को एक अलग फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपके पास कोई और सा मीडियम है, कोई और सा मीडियम को हम कहते हैं फॉर डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब हो जाएगा एयर के अलावा बाकी तमाम मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस अदर देन एयर। ठीक है जी। सो अगर हमारे पास हवा होगी तो के की वैल्यू ये है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन अगर हम हवा हटा दें और हवा के बजाय कोई दूसरा मीडियम रख दें तो उस दूसरे मीडियम का आप कहोगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए फिर हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक दफा निकाल लोगे तो वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, हर मटेरियल की फिक्स होती है, जैसे आयरन का के फिक्स होगा, कॉपर का फिक्स होगा, पानी का फिक्स होगा, ऑक्सीजन का फिक्स होगा। बहरहाल वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं जी, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो फिर हम के को निकालेंगे इस फॉर्मूले से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इस वैल्यू से हम निकालते हैं।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। 4 तो आपको पता है 4 होता है, पाई की वैल्यू भी आपको पता है जी 3.142। अब यहाँ ये दो चीजें आ रही है, एक आ रही है एप्सिलॉन नॉट, एक आ रही है एप्सिलॉन आर। अब ये क्या होते हैं जी? एप्सिलॉन नॉट कहते हैं जी परमिटिविटी ऑफ एयर, और एप्सिलॉन आर कहते हैं जी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ जो भी आपने मीडियम रखा हुआ है उसकी। अभी परमिटिविटी से क्या मुराद है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहरहाल एयर की जो परमिटिविटी है ये हमें पता होती है, पहले से ही हमें पता है, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, और इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एयर की परमिटिविटी हमने पहले से कैलकुलेट की हुई है, बाकी जो मीडियम भी आप यूज कर रहे होगे उसकी परमिटिविटी आप डालोगे इस फॉर्मूले में और के निकाल दो। ठीक है जी, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज तो आपको पता है। 1 तो पता है आपको, 1 क्या होता है, 4 पाई पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको मैंने बता दी है। ठीक है जी, सिर्फ जो भी मीडियम आप यूज कर रहे हैं उसका एप्सिलॉन आर डालेंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ये है क्या, परमिटिविटी से क्या मुराद है? परमिटिविटी का मतलब होता है इजाजत। आपका एक चार्ज यहाँ मौजूद है, एक चार्ज आपका यहाँ मौजूद है, दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है, मीडियम भरा हुआ है। अब ये मीडियम आपके एक चार्ज में से निकलने वाली फोर्स को अपने अंदर से अलाउ करके दूसरे चार्ज तक भेज रहा है। यही हो रहा है ना? अगर ये दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, आपके मीडियम में से वो फोर्स गुजर रही है। परमिटिविटी का मतलब होगा आपका मीडियम कितनी फोर्स को अलाउ कर देगा अपने अंदर से जाने की। परमिट, परमिशन, परमिशन से निकला ये वर्ड। परमिशन का मतलब क्या होता है कि आप कितनी फोर्सेस को अलाउ कर दें। अगर मिसाल के तौर पे आप दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, अब बच्चा दरवाजे से गुजर रहा है, आप क्या कर रहे हो, परमिशन दे रहे हो। आपका दरिया दिल, आप दरिया दिल हो जी, आप बहुत सारे बच्चों को अलाउ कर दोगे, हाँ जी जाओ जाओ जाओ, एक कमरे से एक जगह से दूसरी जगह, तो हम कहेंगे आपकी परमिटिविटी जो है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा अलाउ कर रहे हो। और अगर आप बहुत सख्त हुए में जी आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बहुत से कम बंदों को अलाउ करोगे तो हम कहेंगे आपकी परमिटिविटी कम है। तो ये जो आपके दो चार्जेस के दरमियान मीडियम होता है, इसके इसकी ये जो है अपने अंदर से फोर्सेस को गुजरने देता है। अब कोई मीडियम होगा वो ज्यादा फोर्स गुजरने देगा, कोई मीडियम होगा जो कम फोर्स गुजरने देगा, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। गैसेस अगर हम रख लें, लिक्विड अगर हम रख लें तो ये थोड़ा ज्यादा फोर्स इसको अलाउ कर देगा, सॉलिड वगैरह रखेंगे तो ये जरा कम फोर्स इसको अलाउ करेगा। तो गैसेस वगैरह की, लिक्विड वगैरह की परमिटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है और सॉलिड की परमिटिविटी थोड़ी कम होती है। तो इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। तो जो भी हम परमिटिविटी यूज कर, जो भी हम मीडियम यूज कर रहे होते हैं उसकी परमिटिविटी हम ई आर से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया जी कूलम लॉ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कूलम लॉ क्या है, चार्ल्स अगस्टन डी कॉलम ने दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स होती है उसको स्टडी किया था फर्स्ट टाइम, और एक लॉ पेश किया था, उसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। इस लॉ के मुताबिक दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है वो दोनों चार्जेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी, ये दोनों चार्जेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो इनके दरमियान डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये है जी कूलम लॉ। फिर हमने क्या किया, दोनों दोनों बातों को मिला के हमने इक्वेशन बनाई। इस इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट आ रहा है के, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आपके चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है। ज्यादातर सिचुएशन में हमारे पास चार्जेस के दरमियान एयर होता है, तो हमने एयर के अंदर के की वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है, कितनी है जी, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ज्यादातर अगर आपसे बोलेंगे ना दो चार्जेस हवा में, तो आप के की वैल्यू ये यूज करोगे। लेकिन अगर एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम यूज करते हैं हम, जैसे कैपेसिटर वगैरह के अंदर हम दोनों चार्जेस के दरमियान कोई दूसरा मीडियम रखते हैं, तो फिर उन दूसरे मीडियम्स को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और उसको हम कैलकुलेट करते हैं उसके के में। डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम यूज करें तो उस मीडियम का के अलग होगा, और उसको हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जिनमें से 4 पाई और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब होगा एप्सिलॉन नॉट जो है वो कितनी है, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन आर से मुराद है जो भी आपका मीडियम है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है। और परमिटिविटीज क्या है जी, परमिटिविटी का मतलब होता है कि जो आपका मीडियम है दोनों चार्जेस के दरमियान, वो अपने अंदर से कितनी फोर्सेस को गुजरने दे रहा है। ज्यादा गुजरने देगा तो परमिटिविटी हाई होगी, कम गुजरने देगा तो परमिटिविटी कम होगी। ठीक है जी,
ये कॉलम फॉर्मूला हो गया। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें तो फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था? फोर्स का फॉर्मूला बनाया था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया एयर के लिए। एयर के लिए क्यों? क्योंकि एयर में हमें फिर के की वैल्यू पता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹। लेकिन अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा मीडियम यूज कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक, तो फिर हम के को मालूम करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के की जगह उसका फॉर्मूला डाल दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये हमने के का फॉर्मूला डाल दिया के की जगह। बाकी वही आ गया जी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। एप्सिलॉन आर जाहिर बात है कोई दूसरा मीडियम होगा तो उसकी परमिटिविटी आपको पता होगी, वो आप यहाँ डालेंगे, बाकी वैल्यूज डालेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है। यहाँ हमने के का फॉर्मूला क्यों नहीं डाला? क्योंकि हम पहले ही के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हवा के अंदर जो के की वैल्यू है वो हम मालूम कर चुके हैं जी, कितनी है? 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹9। ठीक है जी। ये तो हो गया आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दो चार्जेस के दरमियान। अब जरा कंपेयर करते हैं जी, क्योंकि एक सिमिलर सी फोर्स हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी और एक सिमिलर सी फोर्स हमारे पास आई थी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जरा इन दोनों को भी कंपेयर कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों एक जैसी हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे डिफरेंट है जी, क्या क्या फर्क है। तो अब जरा इनकी बात करते हैं। ये जो होती है ये कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये हर ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं आती। दो बॉल्स ले लो, दो आदमी ले लो, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगी। ये होगी ओनली बिटवीन चार्जेस। सिर्फ दो चार्ज अगर आप रखोगे तो उनके दरमियान जो फोर्स आ रही होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। जबकि ये वाली फोर्स सब में होती है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। कोई सा भी ऑब्जेक्ट जिसका वजन होगा, जिसका जरा सा भी वजन होगा, हैविंग मास, उनके दरमियान ये ग्रेविटेशनल फोर्स आती है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? एक ऐसी फोर्स है जो सिर्फ दो चार्जेस के दरमियान आएगी। अगर वो दो चार्जेस हो गए, अगर आपने दो ऑब्जेक्ट को चार्ज बना दिया तो अब उनमें एक इजाफी फोर्स आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब तक आप उनको चार्ज नहीं बनाओगे तो उनके दरमियान सिर्फ एक फोर्स रहेगी, कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको सिर्फ चार्जेस के दरमियान मिलती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपको हर उस ऑब्जेक्ट के दरमियान मिलेगी जिसका मास होगा। जिसका भी मास होगा, चाहे वो पत्थर हो, चार्ज ना हो, नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या नहीं भी हो, मैग्नेट्स हो, कुछ भी हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का वजन होगा उसमें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। इसका जो फॉर्मूला था वो हमने बनाया था F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी बनाया हमने। और इसका फॉर्मूला जो हमने बनाया था वो है जी G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। याद है ना, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये वाला फॉर्मूला किसने बना के दिया आपको? कोलम्स लॉ ने। कोलम्स लॉ ने। और ये वाला फॉर्मूला आपको किसने बना के दिया? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है जी, न्यूटन ने पेश किया था। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, दोनों देख लो आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किन पर डिपेंड है? चार्जेस के दरमियान है। अगर दो ऑब्जेक्ट चार्ज ही नहीं है तो उनमें चार्ज कितना हो गया? 0 0। ठीक है जी। अगर मैं ये दो बॉल्स ले लूं जी, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, मैं कह रहा हूं इनमें चार्ज वाली प्रॉपर्टी नहीं है, तो चार्ज कितना हो गया? 0 0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि Q1 Q2 0 हो गया। मास तो होगा ना इनके अंदर, लिहाजा ग्रेविटेशनल फोर्स इनके अंदर लास्ट में होती है। ठीक है। अब ये जो फोर्स होती है ना, ये बहुत ज्यादा होती है, ये हाई स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जबकि ये फोर्स इंतहाई वीक होती है, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, एक तो ये चार्ज पर डिपेंड करती है, दूसरा के जो है, आपने के की वैल्यू देखी है? 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹9। बहुत बड़ी वैल्यू है के की। यही वैल्यू लिखवाई है ना मैंने, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹9, यानी 9 के आगे 9 0 लगा दो।
बहुत बड़ी वैल्यू है। तो जब आपके पास भले चार्जेस आपके पास बहुत कम हो, छोटे छोटे से चार्जेस हो, लेकिन के इतना बड़ा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, इसका म्यू कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्योंकि के की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो अगर आप दो हल्के हल्के से चार्ज भी ले लो ना माइक्रो कॉलम के, वो भी के इतना बड़ा है कि उसके दरमियान जो फोर्स आएगी वो बहुत बड़ी होगी, इतनी बड़ी कि बकायदा ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, नजर आएगी, महसूस होगी आपको चार्ज एक दूसरे के करीब या एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है कि अगर आप दो चार्ज को रख देंगे ना, दो चार्ज को, तो उनकी ये इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी वो आपको नजर आएगी, या तो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे या एक दूसरे के दूर। और स्ट्रॉन्ग क्यों है जी, बता चुका हूं मैं, के की वैल्यू बहुत बड़ी है। जबकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, ये वीक है। ये वीक क्यों है, क्यों, क्योंकि जो जी की वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, बहुत छोटी होती है। अब अगर आपको ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी बड़ी करनी है कि वो महसूस हो, नजर आए जी हाँ जी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कैपिटल जी तो आप नहीं बढ़ा सकते ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर आपने मास बढ़ाना होता है, मास इतना बड़ा हो जितना अर्थ का मास है, तो फिर वो आपको महसूस होती है। अब अर्थ वाली सिचुएशन में मैं अगर कहीं से छलांग लगाऊंगा अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर लेगी, तो यहाँ मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग लगी, क्यों, क्योंकि यहाँ हमने मास बहुत बढ़ा दिया, एक अर्थ का मास हो गया जी 6 × 10⁻20। लेकिन आप दो ऑब्जेक्ट्स अगर आप ले लें, वहां तो मास हल्का है और जी की वैल्यू तो वैसी हल्की है, तो वहां इतनी वीक होती है कि महसूस भी नहीं होती। ठीक है, सो अगर आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट्स है ना, इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है होगी जरूर, लेकिन जी की वैल्यू बहुत कम है, इसकी वजह से ये इतनी वीक होगी कि आपको महसूस नहीं होगी, महसूस नहीं होगी, तो फर्क है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है चार्ज के दरमियान वो महसूस होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको महसूस नहीं होती। सो अगर मेरे पास, अब इसको समराइज करें, अगर मेरे पास ये दो बॉल्स हैं, एक बॉल है ए, एक बॉल है बी, अभी इनके अंदर चार्ज नहीं है, नो चार्ज, नो चार्ज। सो अब इनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी, सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वो बहुत वीक होगी, बहुत वीक होगी जी, क्योंकि जी की वैल्यू -11 है, 10⁻11, इतनी वीक कि ये ऑब्जेक्ट हिलेंगे भी नहीं, महसूस भी नहीं होगा हिलते। अब अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर चार्ज बना देता हूँ, चार्ज डाल देता हूँ, ए को भी मैंने चार्ज बना दिया, बी को भी मैंने चार्ज बना दिया, अब मैंने चार्ज बना दिया, इसको सपोज करें मैंने पॉजिटिव चार्ज बना दिया, इसको सपोज करें मैंने नेगेटिव चार्ज बना दिया, तो अब इसमें दूसरी फोर्स, पहली फोर्स तो होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर होगी, क्यों, क्योंकि अब भी मास है, अब भी मास है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर होगी, लेकिन अब एक और फोर्स डिवेलप हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि उसमें जो कांस्टेंट आता है कूलम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। तो अब स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे और वो आपको महसूस भी होगी। तो याद रखिएगा, ये कहना गलत होगा कि दो चार्जेस के दरमियान खाली एक ही फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नहीं, ये जुमला गलत होगा। दो चार्जेस के दरमियान दो फोर्सेस होती हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों अलग है। मैं बता चुका हूँ हजारों डिफरेंस, कितने डिफरेंस बता दिए मैंने, दोनों अलग है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी वीक होती है कि हमें महसूस ही नहीं होती, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होती है, वो हमें महसूस होती है। और अगर मैं ये बोलूं कि दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो चार्ज नहीं है तो उनके दरमियान कोई भी फोर्स नहीं है, ये भी गलत है जुमला। अगर दो ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं है तो फिर भी उनके अंदर एक फोर्स होती है, कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वो इतनी वीक होती है कि हमें महसूस भी नहीं होती है। ठीक, तो ये था जी कूलम्ब लॉ और उससे रिलेटेड टॉपिक। तो हमने चार्जेस भी देख लिया, चार्जेस कैसे बनते, और हमने ये भी देख लिया कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स डिवेलप हो रही है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, वो कैसे, वो कितनी होती है। फॉर्मूला याद रख लिएगा, Q1Q2/R²। वैसे ज्यादातर न्यूमेरिकल में हम चार्जेस के दरमियान एयर ही कंसीडर करते हैं, और के की वैल्यू जो है वही 9 × 10⁹ ही लगानी पड़ेगी। अब नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपको फील्ड का टॉपिक मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है। मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक फोर्स अप्लाई करता है ना दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो वो अनलिमिटेड नहीं होती है, खास इलाके तक रहती है। मिसाल के तौर पे ये आपकी अर्थ है, ठीक है जी, चलें ये इतना घटिया सी नहीं, थोड़ी सी बड़ी, सपोज करें ये आपकी अर्थ है, ये क्या है, आपकी अर्थ। अब अर्थ आपके इस ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट है अर्थ, इसको अट्रैक्ट करेगी,
लेकिन अब जो अर्थ इस पर फोर्स लगा रहे हैं ना वो खास एरिया तक है, इस एरिया तक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस एरिया से बाहर ले जाऊंगा अब फोर्स नहीं लगेगी। यानी अर्थ की जो फोर्स है वो खास दायरे में खास इलाके के अंदर मौजूद है बस। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। सिमिलरली अगर ये आपके पास एक चार्ज है जी, सपोज करें क्यू, अब ये दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट, अब पॉजिटिव ले लेते हैं इसको, सब क्या करेगा, इसके पास जो भी कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा ये उसको रिपल करेगा, और कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये नहीं है कि अगर मैं चार्ज यहाँ पे ले जाऊं पॉजिटिव चार्ज तो भी इस पर फोर्स लगेगी, नहीं। एक खास एरिया तक इसकी फोर्स होगी। सपोज करें जी ये एरिया, एक खास एरिया तक इसकी फोर्स होगी, जरूरी नहीं है वो सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो, कोई भी शेप हो सकता है। एक खास एरिया तक इसकी फोर्स है बस। चार्ज अगर इस एरिया से बाहर होगा कोई फोर्स नहीं लगेगी, चार्ज अगर इस एरिया के अंदर आएगा तो अब इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगी। इस एरिया को आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बिल्कुल वही है, बस अर्थ की फील्ड होती है तो ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट की फील्ड होती है तो मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज की फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, आपके पास एक चार्ज है, उसके अराउंड वो एरिया, वो स्पेस जिसमें उसकी फोर्स महसूस की जा सकती है। ये जी देखें, ये एक वो एरिया है जिसमें आपके इस चार्ज पर इसकी जो चार्ज की फोर्स है ये आप फेल्ड कर लेंगे, महसूस हो जाएंगे। इसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जैसे यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड थी कि आपकी अर्थ की जो फोर्स है वो खाली इस एरिया तक है, सिर्फ इस एरिया में लगेगी। सिमिलरली अगर आपके पास ये चार्ज है जी क्यू, तो ये उसकी फील्ड लगा लेते हैं, सपोज कर ले गोल फॉर्म में ले लेते हैं, ये है जी इसकी फील्ड। अब इस चार्ज की जितनी भी फोर्स है वो आपको इस इलाके में मिलेगी, बस इस जगह पे मिलेगी। कोई चार्ज अगर इस फील्ड में आ जाएगा, इस इलाके में आएगा, तो उसको ये फोर्स महसूस होगी, या ट्रैक होगा या रिपल होगा। इस इलाके से बाहर होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। सो दैट रीजन ऑफ स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखेंगे। सो आज हमने देखा कूलम लॉ क्या है, उस लॉ से हमने जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर किया, और आखिर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक छोटा सा था पढ़ लिया। अब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट फॉर्मूले में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा उसको लंबा करना पड़ेगा हमें, तो इसलिए वो मैं नेक्स्ट क्लास में